अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दरअसल बात बहुत मामूली नोयत की थी, लेकिन फरीकैन ने जज्बात में आकर अपने नामाकूल रवैयों से इस मामले को खासा संगीन और पेचीदा बना दिया था। गोया अब ये बात मामूली नहीं रही थी, यकबयक गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर चुकी थी और काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी। वो माह अक्टूबर की एक गुलाबी सुबह थी। इन दिनों मेरी तैनाती जिला लायलपुर के एक दूर दराज थाने में थी। मेरे थाने का सबसे नज़दीकी कस्बा मौजे वारिस नगर था। वारिस नगर की आबादी 1000 से ऊपर ही थी। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस कस्बे में 250 से 300 तक घर मौजूद थे। थाने से वारिस नगर का फासला लगभग 2 फर्लांग था। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो बरामदे में मुझे निस्फ दर्जन के करीब अफराद दिखाई दिए, जिनमें एक दो औरतें भी थीं। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर कांस्टेबल सुलेमान को अंदर बुलाया और पूछा, सुलेमान, ये बाहर इतना रश क्यों है? मलिक साहब, आज सुबह वारिस नगर के वसनीक 2 भाइयों में बड़ा शदीद नोयत का झगड़ा हो गया है, कांस्टेबल ने बताया। छोटे भाई ने बड़े भाई को बेदरेक मारा है। मुतासिरा शख्स और इसकी घरवाली रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। बाकी आस पड़ोस के कुछ लोग इनके साथ हैं। आस पड़ोस वालों को बाहर ही रहने दो और पिटने वाले शख्स को मेरे पास ले आओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओके सर। ये कहते हुए सुलेमान मेरे कमरे से निकल गया। चंद लम्हात के बाद जब वो वापस आया तो मेरे तलब करदा शख्स के साथ उसकी बीवी भी थी। मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, ये जायदा जिद करके ज़बरदस्ती अंदर चली आई है। कह रही थी कि मेरा खामिन तो बिल्कुल बुद्धू है, ये क्या रिपोर्ट लिखवाएगा, मैं खुद थानेदार से बात करूंगी। मैंने चौंक कर जायदा नामी इस औरत की तरफ देखा। वो मुतनासिब बदन की मालिक एक दराज कामत औरत थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। बादजा मुझे मालूम हुआ कि वो 28 साल की थी। जायदा के चेहरे और आंखों में एक खास किस्म की चमक और होशियारी पाई जाती थी। मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को अपने पास बैठने के लिए कहा और कांस्टेबल को बाहर जाने का इशारा कर दिया। सुलेमान के जाते ही जाहिदा फरियादी लहजे में बोली, आप खुद अपनी आंखों से देख लें थानेदार साहब, इस मरण जोगे सिद्दीक ने मार मार कर हनीफ का क्या हाल कर दिया है। हनीफ जाहिदा के शौहर का नाम था और सिद्दीक हनीफ से 2 साल छोटा था। हनीफ की उम्र 32 साल थी और हालत दिगरगूं। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था, चेहरा खून आलूद था। सर पर लगने वाली किसी कारी सर्प ने इसके चेहरे के अलावा लिबास के बाज़ हिस्सों को भी दागदार कर दिया था। ये तमाम धब्बे हनीफ के अपने खून के थे। इसकी सूरत देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से इसकी धुलाई की है। मैंने कुर्सी से उठकर सबसे पहले हनीफ के सर वाली चोट का बगौर मुआयना किया। अगरचे इसकी खोपड़ी 2-3 जगह से मुतासिर हुई थी, लेकिन वहाँ के जख्म इतने खतरनाक नहीं थे कि इसे फौरी तौर पर किसी हंगामी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती। सर के अलावा हनीफ के चेहरे और हाथों पर भी मामूली नौयत के 3-4 कट लगे हुए थे। ये कट किसी तेज़ धार आले के नहीं थे। मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि सिद्दीक ने किसी शाम चढ़ी लाठी की मदद से अपने भाई हनीफ को बुरी तरह ज़दोकोब किया था। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा और जाहिदा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुम्हारी नज़र में हनीफ एक बुद्धू इंसान है। ये खुद पर गुजरने वाली कयामत का हाल मुझे नहीं बता पाएगा क्या? आप हनीफ से पूछ कर देख लें, वो चमक कर बोली। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत कह रही हूँ या सही। हाँ भाई हनीफ, मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो, मैंने मजरूफ शख्स की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैंने अपने घर में किराने की एक दुकान खोल रखी है सरकार, इसने सादा से लहजे में जवाब दिया। मेरी दुकान में ज़रूरत की हर शय मिल जाती है। इसके अलावा मैंने अपनी दुकान के बाहर तमाम मौसमी सब्जियां भी लगा रखी हैं। और छोटे भाई सिद्दीक से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है जो उसने मार मार कर तुम्हारा यह हशर कर दिया है, मैंने रसानियत भरे लहजे में पूछा। दुश्मनी तो कोई नहीं जनाब, बस हमारी बातचीत बंद है, वो वजाहत करते हुए बोला। हम आमने सामने के घरों में रहते हैं, मगर काफ़ी अरसे से मेल मुलाकात नहीं। जब मेल मुलाकात है और ना ही बातचीत, तो फिर इसने तुम्हारे साथ मारपीट क्यों की है, मैंने कदरे सख्त लहजे में सवाल किया। क्या सिद्दीक का दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है? आप बिल्कुल ठीक समझे हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला।
सिद्दीक की बीवी कुलसुम ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। वो गुस्से का तेज तो था ही, ऊपर से उसने खुद से 5 साल बड़ी औरत से शादी कर ली, और वो भी एक बेवा से। कुलसुम बहुत ही चालाक औरत है थानेदार साहब। उसने सिद्दीक को उल्लू का गोश्त खिलाकर अपना गुलाम बना लिया है। हम दोनों भाइयों के बीच खिंचाव और चपकलिश की वजह भी यही औरत है। कल वाला वाकया बहुत ही मामूली सा था, लेकिन कुलसुम ने इसे सिद्दीक के सामने इस तरह बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि वो आज सुबह ही सुबह मुझ पर चढ़ दौड़ा। कल वाले वाकये के बारे में खुलकर मुझे बताओ, मैंने कहा। सिद्दीक ने बकरियां पाल रखी हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। कल दोपहर में सिद्दीक की बकरियों ने मेरी दुकान के बाहर रखी सब्जियों पर धावा बोल दिया। पालक, मेथी और पत्तों वाली दूसरी सब्जियों को इन बकरियों ने चारा समझकर अपने अंदर उतार लिया। मुझे जब बकरियों की इस खुली गुंडागर्दी का पता चला तो मैंने इन्हें वहां से भगाने के लिए डंडा उठा लिया। मैंने डंडे को जमीन पर मारते हुए अपनी सब्जियों को बचाने की कोशिश की, मगर मेरी डांट, फिटकार, ललकार और हिशकार सब बेकार गई। यूं महसूस होता था कि जैसे वो अंधी बहरी हों। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इन पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इसी अफरा तफरी में मेरा घुमाया हुआ एक डंडा एक बकरी के सर पर लगा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। थोड़ी ही देर में वो बकरी ठंडी हो गई। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। थानेदार साहब, मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि मैं सिद्दीक की किसी बकरी की जान ले लूं। वहां जो कुछ भी हुआ वो एक इत्तेफाक था। बस झुंझुलाहट में मेरा हाथ कुछ ज्यादा जोर से चल गया था। मैंने मौके पर ही वाज़ेह अल्फाज में ये ऐलान कर दिया था कि अगर सिद्दीक कहेगा तो मैं अपनी सब्जी का नुकसान भूलकर उसकी बकरी की कीमत अदा करने को तैयार हूँ। इस रोज सिद्दीक घर में मौजूद नहीं था। आज सुबह वापस आया तो पता नहीं कुलसुम ने उसके कान में क्या फूका कि वो लाठी से मुझ पर हमलावर हो गया। बस यही सारी कहानी है थानेदार साहब। काफी अफसोसनाक कहानी है, उसके खामोश होने पर मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुम अब भी मरने वाली इस बकरी की कीमत अदा करने को तैयार हो? जी सरकार। जबान से एक बार जो बात कह दी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, वो मजबूत लहजे में बोला। तो ठीक है, तुम घर जाओ, ये फटा हुआ लिबास तब्दील करो, अपने जख्मों पर कोई दवा मरहम लगाओ, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मैं सिद्दीक को थाने बुलाकर इस वाकये की तफ्तीश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। मैं तुम्हारे यकीन पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा। इस हवाले से तुम मुतमईन रहो। फिर मैंने जाहिदा की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। जाहिदा, हनीफ इतना भी बुद्धू नहीं जितना तुमने इसे समझ रखा है। इसने तो अपने केस को बड़े अच्छे अंदाज में मेरे सामने पेश किया है। मुझे तो खुद हैरत हो रही है थानेदार साहब, वो उलझनज़दा लहजे में बोली। ये तो थाने आने और रिपोर्ट लिखवाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, इसीलिए तो मैं इसके साथ आई हूँ। मैं तो ये समझ रही थी कि ये अपने छोटे भाई के खिलाफ जबान नहीं खोलेगा। सिद्दीक की खुली गुंडागर्दी के सबूत के तौर पर इन लोगों को भी मैं साथ ले आई थी, जिनके सामने सिद्दीक ने मेरे खामिद के साथ बड़ा जालिमाना सलूक किया है। मैं पहले सिद्दीक को थाने बुलाकर इससे कड़ी पूछताछ कर लूँ। इसके बाद अगर तुम्हारी या किसी और की गवाही की जरूरत महसूस हुई तो मैं इस काम को कर गुजरने में एक लम्हे की देर नहीं करूँगा। वो दोनों मियाँ बीवी मुतमईन होकर चले गए। दोपहर से कुछ देर पहले सिद्दीक मेरे सामने बैठा था। मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर उसे थाने बुला लिया था। सिद्दीक एक पस्ताकामत और फरबा अंदाम शख्स था। उसकी आंखों, भवों और चेहरे के उजलात को देखकर फौरन ये अंदाजा हो जाता था कि वो गुस्से का तेज और झगड़ालू किस्म का इंसान होगा। हनीफ ने भी मुझे इसके बारे में कुछ ऐसा ही बताया था। अपने थाने बुलाए जाने पर वो खासा बरहम नजर आ रहा था। उसने मेरे पास पहुंचते ही खफगी आमेज लहजे में पूछ लिया था, थानेदार साहब, आपने मुझे किस जुर्म में थाने बुलाया है? तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। यह हनीफ तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा बड़ा भाई है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। सगा या सुतेला? मैंने सवालिया नजर से उसे घूरा। वो नफरत आमेज लहजे में बोला, बदकिस्मती से सगा जनाब। इसके लहजे से बखूबी अंदाजा हो जाता था कि वो अपने बड़े भाई के लिए दिल में किस नौयत के मुनाफिराना जज्बात रखता था। थोड़ी देर पहले हनीफ मेरे सामने बैठा हुआ था। वो सिद्दीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, लेकिन उसका अंदाज बड़ा धीमा था।
उसने मुंह से आग निकाले बगैर सिद्दीक की शिकायत की थी और मेरे इत्मीनान दिलाने के बाद वो चुपचाप वापस चला गया था, जबकि सिद्दीक के तेवर और तर्ज तकल्लुम को देखकर ऐसा महसूस होता था कि हनीफ ने इसे गर्म तवे पर बिठा दिया हो। कोई अपने बड़े भाई को ऐसे वेश्याना अंदाज में मारता है क्या? उसने कदरे सख्त लहजे में कहा। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कारनामे की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। इनके साथ 4-5 ऐसे अफराद भी थे जिनके सामने तुमने अपने बड़े भाई के कपड़े फाड़े और मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया है। बताओ, तुमने अपने सगे भाई के साथ ऐसा बेरहमाना बर्ताव क्यों किया? अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है थानेदार साहब, वो मायना खैज अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। ये आग जाहिदा की लगाई हुई है। इसी के ईमा पर हनीफ ने घर के मामले को थाने तक पहुंचाया है। जिस तरह हनीफ और उसकी बीवी जाहिदा ने मुझे बताया था कि सिद्दीक का दिमाग इसकी उम्र से बड़ी बीवी कुसुम के हाथ में है। वो जैसा चाहती है सिद्दीक को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। कुछ इसी नौयत के ख्यालात के साथ सिद्दीक हनीफ की बीवी जाहिदा के बारे में भी कर रहा था। मैंने सूरत हाल में हैरत वाली कोई बात नहीं जानी थी। देवरानियों और जेठानियों के माबेन इस किस्म के मुखासमाना ताल्लुकाती खलीज हायल कर देते हैं। हनीफ और सिद्दीक भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार दिखाई देते थे। जब कोई शख्स कानून को अपने हाथ में ले ले तो फिर वो मामला घरेलू नहीं रहता सिद्दीक, मैंने उसके दिमाग के कीड़े झाड़ते हुए ठोस अंदाज में कहा। वो इसलिए कि तुमने अपने बड़े भाई को नाहक ज़द-ओ-कोब किया है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से हनीफ की हालत अबतर देखी है। उसका लिबास लीरो-लीर और बदन लहूलुहान था। तुमने उम्र का लिहाज किया और ना ही रिश्ते का। लगता है तुम्हारे अंदर कोई खूंखार दरिंदा छुपा हुआ है। ऐसे खौफनाक जानवरों का ठिकाना जेल ही है। आपको मेरी दरिंदगी तो नजर आ गई, वो खासे जहरीले अंदाज में बोला। हनीफ ने कल जो कुछ मेरी बकरी के साथ किया इसका भी कुछ पता है? सब पता है मुझे, मैंने इसे घुरका। वो एक इत्तेफाकी हादसा था। तुम्हारी बकरियों ने हनीफ की सब्जियों को तहस नहस कर डाला था। वो तो डंडे की मदद से इन्हें डराकर हाँकने की कोशिश कर रहा था। बस एक डंडा कुछ ज्यादा तेजी से चल गया जिसके नतीजे में बकरी की जान चली गई। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। हनीफ ने कल सेपहर मौके पर ही ये ऐलान कर दिया था कि अगरचे इसकी नीयत बकरी की जान लेने की हरगिज नहीं थी, फिर भी वो फौत होने वाली बकरी की कीमत देने को तैयार है। मेरा ख्याल है इसके बाद किसी मारपीट की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। मैं सिद्दीक के सामने बार बार ये नहीं दोहराना चाहता था कि तुमने भी तो हनीफ को बेदरेक पीटा है। ये तो सगे भाइयों का तनाज़ा था, लिहाजा मुझे इनके बीच मुसालहत की कोशिश करना थी और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं कोई ऐसी राह निकालूं जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। आज तक जो कुछ भी हुआ सिद्दीक, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसे भूल जाओ। ताल्लुक रोग बन जाए तो इसे तोड़ना ही अच्छा होता है। तुम दोनों भाइयों की अगर आपस में नहीं बनती तो एक दूसरे से दूर रहो। मैं हनीफ को भी यही बात समझाऊंगा और इसे तुम्हारी बकरी की कीमत भी लेकर दूंगा। तुम्हें एक दूसरे के मुंह लगने से बचने की कोशिश करना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कोई छोटा नन्हा काका नहीं हूँ सरकार, जमाने की ऊंच नीच को मैं बखूबी समझता हूँ। आप हनीफ को समझाने की कोशिश करें। मैंने समझा बुझाकर सिद्दीक को वापस भेज दिया। अगली सुबह मैंने हनीफ और सिद्दीक को अपने पास बुला लिया। मैंने इन्हें लाने के लिए कांस्टेबल गुलाम गौस को वारिस नगर भेजा था और ये ताकीद भी कर दी थी कि इनके साथ कोई तीसरा चौथा ना आए। मेरा इशारा खुसूसी तौर पर जाहिदा और कुलसुम की जानिब था। मैं दोनों भाइयों के बीच इस मामले को रफा दफा करने का इरादा रखता था। ऐसे मौके पर इनकी बीवियों की मौजूदगी कोई नया हंगामा खड़ा कर सकती थी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने हनीफ को इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो सिद्दीक को इसकी फौत होने वाली बकरी की कीमत देगा, इसलिए वो कुछ रकम जेब में डालकर ही थाने आया था। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में इन दोनों भाइयों को अखुवत और भाईचारे पर एक लेक्चर दिया और फिर सिद्दीक से पूछा, हनीफ के हाथ से तुम्हारी एक बकरी की जान चली गई थी। हनीफ तुम्हारा नुकसान पूरा करना चाहता है। बताओ ये तुम्हें कितने पैसे दे? मेरी वो बकरी 15 रुपये से कम की नहीं थी, सिद्दीक ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मैंने सवालिया नज़र से हनीफ की जानिब देखा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? थानेदार साहब, जो बकरी मेरी गलती से जाँ बहक हुई उसकी कीमत 10 या 12 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन चूंकि मुझे इस फसाद को ख़त्म करना है इसलिए मैं सिद्दीक को 15 रुपये देने को तैयार हूँ। वो दोनों भाई थाने से रुखसत हुए।
तो मैंने इत्मीनान भरी सांस ली। बज़ाहिर यही दिखाई देता था कि मैंने हनीफ और सिद्दीक के बीच सुलह सफाई करा दी है और अब इनकी तरफ से किसी लड़ाई झगड़े की खबर सुनने को नहीं मिलेगी। ये मेरा ज़ाती ख्याल था और कुदरत मेरे इस ख्याल पर बड़े मायना खेज अंदाज में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिद्दीक के बेटे अमजद की वाक़ये को 4 अक्टूबर को पेश आया था, जिसके नतीजे में सिद्दीक और हनीफ में लड़ाई हो गई। 12 अक्टूबर की सुबह सिद्दीक ने हनीफ को बकौले शख्स कास्टिक सोडे से धो डाला था। 13 अक्टूबर की सुबह मैंने दोनों भाइयों में राजीनामा करा दिया था। इसके बाद सिर्फ 14 अक्टूबर का दिन सुकून से गुजरा। 15 अक्टूबर की सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतजिर थी। मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठा ही था कि कांस्टेबल अब्बास अख्तर ने मेरे पास आकर इतला दी, मलिक साहब, किसी ने सिद्दीक को कत्ल कर दिया है, उधर खेतों में उसकी लाश पड़ी है। अब्बास अख्तर की फराहम करदा इतला ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। मैंने सरसराते हुए लहजे में सवाल किया, अब्बास, कातिल के बारे में कुछ पता चला? नहीं मलिक साहब, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैंने एक टांगा मंगवाया और फौरन से पेशतर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल अब्बास अख्तर को मैंने अपने साथ रख लिया था। मौजा वारिस नगर मेरे थाने से महज 2 फर्लांग यानी 440 गज के फासले पर मगरबी सिमत में वाक़ था। लिहाजा हम चंद ही मिनट में इस मकाम पर पहुंच गए जहां सिद्दीक की लाश पड़ी हुई थी। जाए वारदात को समझने के लिए इसके महल वकू की जानकारी की बड़ी अहमियत थी। मेरा थाना एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। मज़कूरा टीम नीम पुख्ता सड़क शुमालन जुनूबन रवां दवां थी। शुमाली सिमत में बहुत आगे जाकर ज़िला लायलपुर का शहरी हिस्सा आता था। जैसा कि मैंने बताया, मौजा वारिस नगर मेरे थाने की मगरबी सिमत में 2 फर्लांग की दूरी पर वाक़ था। मेरे थाने से एक कच्चा रास्ता सीधा वारिस नगर की तरफ जाता था, जो वारिस नगर के पहलू से गुजरने के बाद आगे मौजा चमनाबाद की जानिब निकल जाता था। वारिस नगर और चमनाबाद के बीच 8 मील की मुसाफत थी। ख़ास बात यह है कि मज़कूरा कच्चे रास्ते के मुतवाज़ी एक छोटी नहर भी थी, जो हवा बमायने नाला कहलाती थी। ये नहर दाएं बाएं की ज़रई अराज़ी को कमाहक्कहू सैराब किया करती थी। सिद्दीक की लाश गांव से कमोबेश 1 फर्लांग के फासले पर मगरबी जानिब खेतों के अंदर पड़ी मिली थी। कच्चे रास्ते से इस मकाम का फासला लगभग निस्फ फर्लांग रहा होगा। लाश जिस खेत के अंदर पाई गई थी, इसके बेशतर हिस्से पर फसल खड़ी थी। जाए वकुआ पर दर्जन भर अफराद मौजूद थे, जिनमें मर्दों की तादाद गालिब थी। मेरे वहां पहुंचते ही सब लोग जाए वारदात से दूर हट गए। मैं और कांस्टेबल पुलिस यूनिफॉर्म में थे। मैं लाश के नज़दीक उकड़ूं बैठकर बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। 2 रोज़ पहले सिद्दीक को मैंने अपने सामने जिंदा सलामत देखा था। जब मैंने दोनों भाइयों में राजीनामा कराया था, उसकी बदकिस्मती कि अब उसे जिंदा इंसानों में शुमार नहीं किया जा सकता था। सिद्दीक की लाश पर निगाह पड़ते ही मुझे यकीन हो गया था कि वो इस जहाने पानी से कूच कर गया था। उसकी गर्दन को किसी शकील कल्ब शख्स ने बड़े वहशियाना अंदाज में मकाम शेरक से काट डाला था, जैसा कि किसी कुर्बानी के जानवर को ज़ुबह किया जाता है। लाश के नज़दीक ही नम ज़मीन पर मुझे जमा हुआ खून भी दिखाई दिया। सिद्दीक के कपड़ों पर नजर आने वाले खून की भी यही कैफियत थी, जिससे यही जाहिर होता था कि कातिल ने गुज़िश्ता रात से पहले या दरमियानी हिस्से में सिद्दीक को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। लाश के मजीद मुआयने से ये इंकिशाफ हुआ कि सिद्दीक की गर्दन पर कोई तेज धार आला आजमाने से पहले इसकी खोपड़ी पर किसी शाम चढ़ी लाठी से वार किए गए थे। इसके सर का अकबी हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ था। बेखबरी में इसके सर को निशाना बनाकर इसे बेबस किया, फिर इसकी गर्दन काट डाली थी। सूरत हाल खासी पेचीदा और सनसनीखेज थी। मैंने सिद्दीक की लाश के इर्द गिर्द की ज़मीन का जायज़ा लिया तो काम की एक और बात सामने आ गई। जिस मकाम पर इस वक्त सिद्दीक की गर्दन कटी लाश पड़ी थी, बेशक कातिल ने वहीं पर उसे फना के घाट उतारा था, लेकिन वो अपने कदमों से चलकर वहां तक नहीं पहुंचा था, बल्कि किसी ने ज़मीन पर घसीटकर वहां पहुंचाया था। इस नुक्ते को जहन में रखकर मैंने बड़ी बारीक बीनी से खेत के उस हिस्से का जायज़ा लिया जहां से फसल काटी जा चुकी थी। अगले ही चंद मिनट में मैं मामले की तह में उतर गया। मेरे तफ्तीशी जहन ने जो नतीजा अखज़ किया, इसके मुताबिक कातिल ने वारिस नगर से 1 फर्लांग के फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे
शाम चढ़ी लाठी के खौफनाक वार करके सिद्दीक को जमीन पर गिरा दिया था। बाद अज़ां वो बेहोश सिद्दीक को घसीटते हुए उस मकाम पर ले आया था जहां तक फसल काटी जा चुकी थी। फिर इस जगह पर उसने सिद्दीक की शहरक काट डाली थी। अगले ही चंद मिनट में मैं मामले की तह में उतर गया। मेरे तफ्तीशी जहन ने जो नतीजा अखज़ किया उसके मुताबिक कातिल ने वारिस नगर से एक फर्लांग के फासले पर कच्चे रास्ते के किनारे शाम चढ़ी लाठी के खौफनाक वार करके सिद्दीक को जमीन पर गिरा दिया था। बाद अज़ां वो बेहोश सिद्दीक को घसीटते हुए उस मकाम पर ले आया जहां फसल काटी जा चुकी थी। फिर इस जगह पर उसने सिद्दीक की शहरक काट डाली थी। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि कातिल निहायती बेरहम और सफाक था और वह सिद्दीक के लिए अपने दिलो दिमाग में बेपनाह नापसंदीदगी और नफरत रखता था। मैंने कांस्टेबल अब्बास अख्तर की मईयत में घूम फिर कर जाए वक़ुआ के गिरदोनवा का जायज़ा लिया, लेकिन हमें आलाए कत्ल या कोई दूसरी अहम चीज़ हाथ नहीं लगी जो किसी भी ज़ाविये से सिद्दीक के कत्ल पर रोशनी डालती हो। मौजूदा सूरत हाल में अगलब इम्कान इसी बात का था कि कातिल या तो आलाए कत्ल को अपने साथ ले गया था या फिर उसने उसे चलती हुई नहर में फेंक दिया था। मैंने मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से अब्बास अख्तर की निगरानी में जिलाई अस्पताल रवाना कर दिया और खुद वहां मौजूद अफराद से पूछताछ में मसरूफ हो गया। मैंने सबसे पहले इस शख्स को घेर लिया जिसने सिद्दीक की लाश दरियाफ्त की थी। मज़कूरा शख्स का नाम कबीर अहमद मालूम हुआ। कबीर की उम्र 45 साल के करीब करीब रही होगी। वो एक सादा लो देहाती था, काश्तकारी उसका पेशा थी। मेरे इस्तफसार पर कबीर अहमद ने मुझे बताया कि वो इसी खेत में फसल की कटाई कर रहा था जहां पर सिद्दीक की लाश पड़ी मिली थी। गुज़िश्ता रोज़ के अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आज सुबह जैसे ही खेतों में पहुंचा तो उसने वहां किसी शख्स को बेतरतीब पड़े देखा। ये देखकर उसे हैरत हुई। जब वो मज़कूरा शख्स के नज़दीक गया तो उसने सिद्दीक को पहचान लिया और ये बात भी इसके इल्म में आ गई कि किसी ने सिद्दीक को कत्ल कर डाला है। इसी सूरत हाल ने कबीर को हद दर्जा बदहवास कर दिया और इसने बेख्तियार दूसरे खेतों में काम करने वाले लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 3-4 अफराद वहां जमा हो गए। आने वाले चंद मिनट में सिद्दीक की मौत की खबर पूरे वारिस नगर में फैल गई थी और इसके बाद ही इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला मेरे थाने तक पहुंचाई गई थी। कल तुमने कितने बजे इस खेत में फसल की कटाई का काम किया था? मैंने कबीर अहमद की आंखों में देखते हुए पूछा। मगरिब से थोड़ी देर पहले मैंने काम से हाथ रोक लिया था थानेदार साहब, उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया। फिर मैंने कटी हुई फसल खोता गाड़ी में लादा और घर की तरफ चल पड़ा था। आज तुम्हारी खोता गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद इससे सवाल किया, क्या आज तुम्हारा कटाई का प्रोग्राम नहीं है? ऐसी बात नहीं है जनाब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। दरअसल मैं दिन में जब खाना खाने अपने घर जाता हूँ तो तब फसल उठाने के लिए खोता गाड़ी साथ लेकर आता हूँ। ठीक हो गया, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। आज सुबह जब तुम इस खेत में पहुँचे तो तुमने इधर उधर कोई गैर मामूली हरकत महसूस की? नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। और कल शाम? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इस वक्त तुमने कोई अजीब या पुरस्कार चीज़ देखी हो? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, मेरे ख्याल में सिद्दीक की मौत में किसका हाथ हो सकता है? तुम ये जानते हो? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सरकार, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। पता नहीं किस जालिम शख्स ने सिद्दीक को मौत के घाट उतारा है। कबीर अहमद से मुझे काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। मैंने कबीर अहमद को छोड़ा और जाए वक़ुआ पर मौजूद दीगर अफराद से भी फर्दन फर्दन पूछ परतीत की, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस सिलसिले में मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बिलाखिर मैंने मकतूल सिद्दीक के घर का रुख किया। मेरी मालूमात के मुताबिक सिद्दीक की फैमिली 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी सिद्दीक, इसकी बीवी कुलसुम और इसका बेटा अमजद। लेकिन बदकिस्मती से अब इस फैमिली के अरकान की तादाद 3 से घटकर 2 हो गई थी, क्योंकि फैमिली का सरबराह तीसरा रुकन सिद्दीक इस जहां में बाकी नहीं रखा था। मगर जब मैं मकतूल के घर के अंदर पहुंचा तो मेरी मालूमात में एक दिलचस्प इजाफा हुआ, और वो ये कि दर हकीकत ये 4 अफराद की फैमिली थी। इस खानदान के चौथे रुकन का नाम था फरजाना।
फरजाना की उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन कद काठ और अच्छी सेहत के बाइस वो 19-20 साल की एक भरपूर लड़की नजर आती थी। फरजाना कुलसुम के पहले शौहर आफ्ताब की औलाद थी। एक हादसे में आफ्ताब का इंतकाल हो गया था। लगभग 7 साल पहले का ये वाकया था। अपने बाप की मौत के वक्त फरजाना 8 साल की थी। 1 साल बाद कुलसुम ने सिद्दीक से शादी कर ली थी और फरजाना ज़ाहिर अपनी मां कुलसुम के साथ ही रहने लगी थी। कुलसुम और सिद्दीक की शादी 6 साल पहले हुई थी और इन दोनों की सिर्फ एक ही औलाद थी, यानी 5 साला अमजद। कुलसुम को चुप सी लग गई थी। शौहर की अलमनाक मौत ने उसे गहरा सदमा पहुंचाया था। ये तजुर्बा उसे दूसरी बार करना पड़ा था। 7 साल पहले आफ्ताब भी एक हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया था। कुलसुम दराज कामत और भरे भरे बदन की मालिक थी और खासी सब्र बर्दाश्त वाली थी। आम औरतों की मानिंद वो धाड़े मार मार कर रोई थी और ना ही इसने किसी और किस्म का वावेला मचाया था। अलबत्ता इसके चेहरे और आंखों में मुझे हुस्न व मलाल की गहरी परछाइयां दिखाई दी थीं। कुलसुम का शुमार उन औरतों में होता था जो गम के पहाड़ को सर पर उठाने के बावजूद भी मुसीबत ज़दा दिखाई नहीं देती। मैं कुलसुम को एक अलग थलग कमरे में लेकर बैठ गया। सबसे पहले मैंने मुनासिब अल्फाज में इस वाक़ये पर अपने रंजो गम का इजहार किया। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, कुलसुम, ये तो एक सफ़ाक हकीकत है कि मैं किसी भी तरह तुम्हारे शौहर को वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं सिद्दीक की मौत के ज़िम्मेदार को कैफ़र किरदार तक पहुँचा कर ही दम लूँगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। आज मैं दूसरी मर्तबा बेवा हुई हूँ। बेवी का अज़ाब क्या होता है ये वही औरत समझ सकती है जिस पर ये क़यामत टूटी हो। कुलसुम की उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 के करीब लगाया था। वो मकतूल सिद्दीक से उम्र में 5 साल बड़ी थी। बातज़ां हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक कुलसुम की पहली शादी 20 साल की उम्र में आफ्ताब से हुई थी और दूसरी शादी 29 साल की उम्र में सिद्दीक से। मैं आपके दिलो दिमाग की कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही मैं तुम्हारी हिम्मत और इस्तकामत की दाद भी देता हूँ। इस दिलगीर सूरत हाल में तुम आहनी हौसले का मुजाहरा कर रही हो। तुमने बड़ी बहादुरी से खुद को संभाल रखा है। जब मुझे पता चला कि सिद्दीक को किसी ने कत्ल कर दिया है और उसकी लाश उधर खेतों में पड़ी है तो मैं इसे देखने गई थी। वो नमनाक लहजे में बोली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्दीक की गर्दन कटी लाश को देखकर मुझ पर क्या गुजरी होगी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने अपने जज्बात को काबू में लाने की कोशिश की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताने लगी। आफ्ताब की मौत एक हादसे का नतीजा थी। किसी ने जानबूझकर उसे हलाक नहीं किया था, लेकिन सिद्दीक की लाश को देखकर तो एक अंधा शख्स भी यही कहेगा कि यह कत्ले अमद है। किसी बेदर्द दरिंदे ने एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे खामिद को मौत के घाट उतारा है। वहाँ खेतों में जब मुझे पता चला कि चंद लोग इस वाक़ये की इतला देने थाने गए हैं तो मैं चुपचाप घर आ गई। अब यह मामला आपके हाथ में है थानेदार साहब। मेरे कलेजे में इस वक्त ठंड पड़ेगी जब मैं सिद्दीक के कातिल को फांसी पर लटका हुआ देख लूँगी। मैं तुम्हारी इस जायज़ ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा कुलसुम, मैंने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन इस काम की तकमील के लिए मुझे भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। किसके ताउन की? ज़ाहिर है तुम्हारे, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? इसने पूछा। कुलसुम, तुमने सिद्दीक की शहरा कटी लाश को देखा है? मैंने रिसानियत भरे अंदाज में कहा। जिस बेईमाना तौर पर तुम्हारे खाविंद को मौत की गोद में पहुंचाया गया है, ये काम किसी चलते फिरते आम आदमी का नहीं हो सकता। इस उम्र में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि वो बेरहम कातिल अपने अंदर सिद्दीक के लिए बेपनाह गम गुस्सा और नफरत रखता था। ऐसा शक सिद्दीक का कोई जानी दुश्मन ही हो सकता है। तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे घर वाले ने किस किस से दुश्मनी पाल रखी थी? मैं मानती हूँ कि सिद्दीक गुस्से का तेज और झगड़ालू किस्म का बंदा था, मगर मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती जो इसका जानी दुश्मन हो, इसने गहरी संजीदगी से बताया। मैंने तो खादिम हुसैन की बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था थानेदार साहब। कुलसुम की सीधे साधे अंदाज में की गई बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, ये खादिम हुसैन कौन है और तुमने इसकी बात को अपने दोनों कानों के बीच रुकने क्यों नहीं दिया? खादिम हुसैन ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया है? खादिम हुसैन इसी गांव का रहने वाला एक बंदा है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोली।
اس نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلی رات کو اس نے حنیف کو اسی کھیت میں سے نکلتے دیکھا تھا جہاں پر آج صبح صدیق کی لاش پڑی پائی گئی ہے۔ میرے لیے ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ حنیف مقتول صدیق کا بڑا بھائی تھا۔